तो काफ़ी पॉडकास्ट में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि लाइफ के जो मेजर स्टेजेस होते हैं उन मेजर स्टेजेस में हम कैसे कैसे पार करके हमने जाते हैं। ये एक तरीके की मतलब एक फ्लो ऑफ रिवर कह लो कि आप पानी का एक हिस्सा हो, आप पानी नहीं हो, लेकिन आपको सिर्फ उस भाव में तैरते तैरते जाना है। हम पैदा होते हैं, हम बैलेंस सीखते हैं, बैलेंस सीखने के बाद एजुकेशन के बाद वेल्थ एक्यूमुलेशन के बाद फैमिली, और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं इस वजह से कि वो इन सब को एक टाइम पे मैनेज कर लेते हैं। तो मैं बस ये सोच के थोड़ा क्यूरियस हूँ कि जो अच्छे तरीके हैं वेल्थ एक्यूमुलेट करने के, पैसा मल्टीप्लाई करने के, वो हम बहुत जगहों से सीख सकते हैं। मैंने कम से कम नहीं तो कम से कम 30 से 35 बुक्स पढ़ रखी होंगी इसी के बारे में। मेरे को इंटरेस्ट समझ में आता है, इंटरेस्ट कितने तरीके के होते हैं सब समझ में आता है। तो मेरे को पता है कि ये गेम कैसे काम करता है, और मैं समझता हूँ अगर मेरे को ये चीजें समझ में आती हैं तो जो भी वो सारी बुक्स पढ़ेगा उसको भी समझ आएंगी। तो टेक्निकली व्हाइट में पैसा कैसे बनता है ये हमको पता है, लेकिन बहुत लोग हैं जो ब्लैक में भी पैसा बनाते हैं। अब हम ये प्रमोट नहीं कर रहे कि आप लोग ब्लैक में पैसा बनाओ। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बन रही है ताकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अवेयर रहो कि ब्लैक मार्केटिंग भी ऐसे होती है। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप सिर्फ इससे थोड़ा क्या कह सकते हैं, आप कॉशियस हो सकते हो अपनी सराउंडिंग्स पे। आप उसके शिकार ना हो मेनली। कोई भी आपके पास ऐसा ऑफर ना आए जिसे आप गलती करके उसे एक्सेप्ट करके आपको आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। और ये चीजें क्विक मनी इतना मतलब डेंजरस ट्रैप है ना ये, कि आप मतलब एक ग्राफ की ऐप डाउनलोड कर लो, ग्राफ ऊपर नीचे जाएगा, आप पैसे कमाओगे। आप पैसे कमाओ, जिसका है वो जरूर कमाएगा। वो पैसा जो भी आप उस इकोनॉमी कह लो, एक अंदर इनका पूरा गेम वर्चुअल इकोनॉमी है, उसमें आप जो भी पैसा सर्कुलेट करवा रहे हो इन्वेस्ट करके, वो दो ही लोगों पे जाता है, या तो सरकार पे या फिर जो उस ऐप का मालिक है। जनता तो 5% भी नहीं कमाती होगी। मेनली अगर हम 5% बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, लेकिन फिर वो भी तो देखना कितने इन्वेस्ट करते हैं इसमें। लेकिन वो ये फिर लालच मार देता है, लालच ही मारता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये क्विक मनी बहुत ही डेंजरस ट्रैप है। आप किसी भी इंसान को, और देख अगर किसी पे 1 करोड़ भी है ना भाई, आप उसको 1 करोड़ 10 लाख रुपए दे के ना आप उसको अपने अंडर कर सकते हो। मैं तो इस चीज पे बहुत ज्यादा फर्म बिलीव करता हूँ, हर इंसान की कीमत होती है, कोई किसी पे टूटता है कोई किसी पे। लेकिन अगर आप बिल्कुल एथिकली अपनी जीवन जी पाते हो तो भाई फिर तो आप राम टाइप के आदमी होंगे ना। लेकिन मैंने जितने लोग देखे हैं, मेरे को तो आज तक भाई कोई राम जैसा दिखा नहीं। हर आदमी टूटता है, बस रेट सबकी औकात के हिसाब से अलग होते हैं। कोई 500 पे टूट जाएगा, कोई 500 करोड़ पे टूटेगा, टूटेगा जरूर। प्लस उसको ये भी भरोसा हो कि ये जो सामने मेरे को बंदा तोड़ने की कोशिश कर रहा है ये दे देगा उतने पैसे। फिर वो अपनी थोड़ी लिमिट से पहले भी सरेंडर कर सकता है और लिमिट पुश करके भी सरेंडर कर सकता है। क्योंकि ये गेम बहुत ऐसा है कि इसको मैं साइलेंट वॉरफेयर कहता हूँ, कि मैं और तू बात कर रहे हैं, हम दोनों को पता है हम दोनों क्या सोच रहे हैं। हम दोनों एक तरीके से नॉन वर्बली वे में बात कर रहे हैं, एक दूसरे के एक्सप्रेशंस पढ़ रहे हैं, बात कुछ और चल रही है लेकिन यहाँ से बात कुछ और चल रही है, वो हम दोनों समझ रहे हैं। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन बैठ के देखेगा तो उसको ये लगेगा पता नहीं ये दोनों बेवकूफ है, क्या कर रहे हैं ये लोग। लेकिन शायद उसकी पूरी ब्लड लाइन बिक चुकी है। तो वापस मैं ये कह रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पसेस के लिए है, इसको अपॉर्चुनिटी मत देखना। पहले जाओगे वो दूसरा अगर पकड़ गए। और ये भी हमने बुक्स से ही लिए, ये प्रैक्टिस नहीं की। तो मेनली अगर हम कुछ चीजों पे ध्यान दें, देखो ज्यादातर आपके पॉजिटिव आइडियाज या पॉजिटिव इंफॉर्मेशन ये बुक्स में हम पढ़ सकते हैं, या कोई भी न्यूज का आर्टिकल है। और ज्यादातर अगर हम नेगेटिव वे में जाएं
जिसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन अभी ज्यादा लोगों तक पहुंची नहीं है, सिर्फ उनके पास है जिन्होंने थोड़ी रिसर्च वगैरह की है इसके ऊपर। तो कुछ तरीके हैं, जैसे सैंड माफिया है, हाँ जितना भी कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए जो भी मटेरियल यूज होता है, बड़े बड़े बाउल्डर्स होते हैं पत्थर, उन्हें तोड़ के और सेडिमेंट्स उनके छोटे किए जाते हैं, फिर उनका पिसाई होती है, कंकड़ बनते हैं या फिर रेत बनता है, जो इसमें भी सैंड माफिया चलती है पूरी। ठेकेदारी कह देते हैं जैसे नॉर्मली, हाँ। कि मान ले कि मुझे ठेकेदार हूँ मैं, मेरे को गवर्नमेंट का एक टेंडर मिल गया, मैंने खरीद लिया कि ये जीटी रोड जितनी शाहदरा से लेके करोल बाग तक की है, मुझे पूरी बनानी है ये, मैंने ठेका ले लिया सरकार से, टेंडर उठते हैं, फीस भरी जाती है हाँ। और उसके ऊपर बिकता है टेंडर। मान ले मैंने ले लिया, वो भी एक अलग ही सीन है। वो उसमें भी अलग है स्कैम। अब हर किसी का फिक्स है कि जितना भी सामान लगेगा बस इसी उससे सप्लायर से उठाना है। मान ले तू है सैंड माफिया का मेंबर है, तेरे कॉन्ट्रैक्ट होंगे हर किसी से कि जब भी आपको कोई भी ठेका मिलेगा कहीं का, तो आप हमसे ही कॉन्ट्रैक्ट करोगे, किसी और के पास नहीं जा सकते। किसी और के पास जाओगे तो नुकसान पता ही है हाँ। क्या होता है फिर। और एग्जाम्पल दूं तो लिकर माफिया बहुत फेमस है। बहुत फेमस है ये तो। स्कैम इसमें गिनती के नहीं है, काफी ज्यादा ही है, हर किसी ने सुना होगा। दिन की 10 रोल्स रॉयस। तो मेनली क्या है कि जो भी इंपोर्ट होती है लिकर, बॉटल्स हो गई या फिर जो भी हमारी यहीं नेशनल मेड है, इंडिजीनियस है, कुछ तो हैं जो टैग के साथ मिलती है सरकार की ओरिजिनल, जो सरकार अप्रूवल देती है उनको, और बॉटल वही होंगी सेम। कुछ होता है कि अब शिवा श्रीगल की बॉटल मान लेते हैं, बिल्कुल सील पैक, लेकिन आपको देख के बिल्कुल अंदाजा नहीं लगेगा कहीं ओरिजिनल है या फेक। हाँ, मतलब जैसे हम कमोडिटीज में ऐसे होते हैं कि ये असली शूज है और ये फर्स्ट कॉपी है, उसमें आपको नहीं पता लगेगा क्योंकि वो बहुत बड़ा गेम है, तो बहुत बारीकी से देखी जाती है हाँ। चीजें। उस पे सरकार की जो स्टैंप रहती है या सील रहती है बॉटल की, बिल्कुल ऐसी लगेगी कि कोई पहचान नहीं सकता कि हाँ नकली है असली है। लेकिन उसमें क्या किया जाता है, अगर आपको 4,000 रुपए की बोतल मिल रही है शिवा श्रीगल की ओरिजिनल, उसमें आपको अंदर जो भी मिलेगा अल्कोहल प्योर होगा, जो पीछे मेंशन है इतने अल्कोहल है, इतना इथेनॉल है, जो भी होता है इनका। और एक मान ले मैं ही हूँ स्कैमर बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे तो होते नहीं है। हाँ। बॉटल में जो मैं दे रहा हूँ उसकी एसेंस मान लो या उसका टेस्ट मान लो, वो तो होगा कि हाँ आइडेंटिकल है ओरिजिनल से, लेकिन 4,000 रुपए की बॉटल जो आप खरीद रहे हो उसमें सामान मैं दे रहा हूँ बस 800-900 रुपए का, बाकी गारंटी कोई उसकी क्वालिटी गिरा दी। और वो कैसे होता है, जैसे आपने देसी शराब सुना होगा कि खेतों में बन जाती है, वो तो हाँ है ना, पानी उबाल के, और ये जितने भी सड़े हुए ग्रेप्स होते हैं, कैश्यूज होते हैं, इनसे बनती है बेसिकली। तो उन्हें सड़ा के, तो ये बस जितनी इसमें फाइननेस ला सकते हैं, फाइनेस्ट के हाँ कोई पकड़ ना पाए, उससे रिप्लेस कर देते हैं ओरिजिनल चीज। लोगों को समझ आती नहीं है, कुछ समझते हैं कि स्टेट का फर्क है ये तो, हाँ हरियाणा की हो गई या राजस्थान की हो गई। हाँ। तो ये तो पता हो ही नहीं सकता आपको कि भाई क्या ओरिजिनल है और क्या नकली है। आप हर ब्रांड को ना अपना ट्रस्ट दे के पैसे देते हो। हाँ, अब अगर इसी बात को मैं समझा पाऊँ थोड़ी सी आसान भाषा में, तो हम इसको डायरेक्टली, जो मेरे दिमाग में भी आ रहा था, जो सप्लीमेंट इंडस्ट्री है ये काम वो करती है। बहुत ही मतलब लो क्वालिटी का स्टेरॉइड किसी क्रिएटिन के डब्बे में, उसकी जो गोलियां होती हैं वो जिसमें मूसली कहते हैं, जिसमें हम अदरक कूटते हैं, हाँ, है ना, उसमें अच्छी क्वांटिटी ली उस स्टेरॉइड की, उसको तोड़ा, पाउडर बन गया। पाउडर बनने के बाद उसको नॉर्मल क्रिएटिन जो है, समझ अगर 100 ग्राम की क्रिएटिन की पैकिंग है तो 50 ग्राम क्रिएटिन अलग कर दिया, और जो बाकी का बचा 50 ग्राम है उसमें वो स्टेरॉइड मिला दिया, और थोड़े और दूसरे पाउडर्स मिला दिए, एमल्सिफायर्स टेस्ट के लिए, और कुछ ऐसे एजेंट्स जो बहुत ज्यादा गर्मी ना करें, क्योंकि स्टेरॉइड गर्मी करते हैं। उनको मिक्स किया, पैक किया,
दे दिया सस्ते में, और स्कैम। उससे रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं क्योंकि स्टेरॉइड है हाँ, है ना। और लोगों को लगता है कि ये क्रिएटिन खा के हमारी रातों रात बॉडी बन गई। ये ब्रांड बहुत अच्छा है। हाँ, और ये ज्यादातर स्कैम होते हैं जब हम खुद जाते हैं अपनी जिम ट्रेनर के पास, जिसके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, जिसका कोई अपने सप्लीमेंट स्टोर नहीं है, जिसकी कोई मतलब R&D सेंटर्स में बातचीत नहीं है, जिसको जीरो नॉलेज है इस चीज की। वो बस फोकट का गुरुजी इस वजह से बना हुआ है क्योंकि उसका घर चल रहा है। तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो लोग भी ये काम करते हैं। खुद प्रमोट करते हैं ना कि बेटा 2 साल हो गए हैं आपको ज्वाइन करते हुए, या कुछ तो 4-6 महीने में कहने लगते हैं बेटा आपने ज्वाइन किया था और इतना असर दिख नहीं रहा, तो आप एक काम करो, एक प्रोडक्ट खरीदो, इससे असर दिखेगा। वो बच्चे हैं यार, जो कम एज में ज्वाइन करेगा, ये उसे नॉलेज होगी नहीं, वो देख आ रहा है कि भाई 18 साल मेरी उम्र है मान ले, और किसी की है 25, लेकिन मुझे चीजें बेसिक समझ नहीं आ रही हैं कि किस हिसाब से फाउंडेशन कमजोर है। तो मैं तो देखम देख चलो जाऊंगा, हाँ भाई जिम ज्वाइन कर लिया, लेकिन बेसिक चीज ही नहीं पता कि हार्मोन्स का क्या खेल है, डिसबैलेंस कैसे हो जाते हैं। बहुत बार ट्रेन करते हैं हमारी मसल इम्बैलेंस हो जाती है। हाँ, तो मैं तो अगर इतनी उम्र है, वो ये जिसके पास नॉलेज नहीं है वो तो फिर बहक ही जाएगा, चाहे कोई भी हो। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो क्विक रिजल्ट्स वाला गेम होता है, फिर चाहे क्विक मनी हो गया या क्विक रिजल्ट हो गया, जो भी चीज ऐसी होती है ना आपको बहुत जल्दी मिलती है, वो कहीं ना कहीं गलत है। और इस लेवल पे मेरे को फ्लॉयड मेवेदर का एक कोट बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा ही बोलते हैं कि आई डू थिंग्स द हार्ड वे। फ्लॉयड ने कभी भी नहीं बोला कि मैंने इतनी आसानी से कर लिया, उसने हमेशा ही बोला कि आई डू थिंग्स द हार्ड वे। जो किसी काम को करने का सबसे मुश्किल तरीका होगा, मैं वही तरीका ऑप्ट करूंगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता उससे मेरा सक्सेस रेट क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं गलत रास्ते पे नहीं। मुझे नहीं करनी एडवांस बॉक्सिंग ट्रेनिंग, मैं अपने ओल्ड स्कूल पे ही रहूंगा, और एडवांस करूंगा तो ओल्ड स्कूल तरीके से ही करूंगा। आज कहाँ है इसी स्ट्रेटेजी को। और आप देख लो भाई, वो बंदा अनडिफीटेड है, 50-0 रिटायर्ड, और अब बहुत मेरे को नहीं लगता बहुत जल्दी कोई ऐसा आने वाला है जो मतलब फ्लॉयड मेवेदर के टक्कर का हो जाएगा। और वो उस लेवल पे है कि जो लेजेंड्स है उस इंडस्ट्री के, बॉक्सिंग इंडस्ट्री के, माइक टायसन जैसे लोग, वो एक्नॉलेज करते हैं उसे कि फ्लॉयड इस सेंचुरी का सबसे अच्छा फाइटर है। सेंचुरी में 100 साल होते हैं, और इस लेवल पे माइक टायसन ने कॉनर मैकग्रेगर को भी बहुत ज्यादा एक्नॉलेज किया था इस बात पे कि सबने वो फाइट देखी, सबको लगा कि एक व्हाइट बंदा ब्लैक बंदे को धो रहा है, एक ब्लैक बंदे ने व्हाइट बंदे को पीट डाला, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि वो जो ब्लैक बंदा है वो इस सेंचुरी का सबसे ग्रेटेस्ट फाइटर है, और वो जो व्हाइट बंदा है वो इतना यंग है, अभी आया है, ठीक है, और उसने सेंचुरी के सबसे ग्रेटेस्ट फाइटर के ऊपर पंच स्कोर किए और 10 राउंड टिका है। और जिसका बैकग्राउंड भी अलग है, बॉक्सिंग के बारे में उसे इतनी जानकारी थोड़ी है, लेकिन तब भी डेना व्हाइट कॉनर मैकग्रेगर को इतना क्यों पसंद करता है? कॉनर मैकग्रेगर ने कभी नहीं पूछा उससे कि मेरी फाइट किससे है। कॉनर मैकग्रेगर ने हमेशा ही बोला है कि मैं सिर्फ पैसों की बात करूंगा, आप मेरी फाइट किस मर्जी से करा दो, मेरे को बस बता देना मेरी फाइट किससे है। डेना व्हाइट हमेशा ही बोलते कि कॉनर इज अ रियल फाइटर। माइक टायसन ने भी यही बोला कि बॉक्सिंग उस बच्चे का डोमेन नहीं है। माइक टायसन ने तो बच्चा ही भाई, कि उस बच्चे का डोमेन ही नहीं है वो, स्टिल वो सेंचुरी के सबसे ग्रेटेस्ट फाइटर के अगेंस्ट फाइट कर रहा है और 10 राउंड टिक रहा है और पंच स्कोर कर रहा है। सबने ये तो देख लिया कि फ्लॉयड जीत गया कॉनर से, लेकिन कॉनर क्या था और उसने क्या एस्टेब्लिश किया है, तो भाई वो इतनी सक्सेस का पूरा हकदार है। तो इस रास्ते पे जाओ, ना कि ये स्कैम 1992 और तेलगी 2003 देख के तुम पागल हुए। ये चीजें ठीक है, ये चीजें आपको इन्फॉर्मेशन देंगी, अच्छी बात है, एक्वायर करो सारी इन्फॉर्मेशन। ऐसा ना हो कि सामने वाला आपसे कुछ पूछे और आपके पास उसका जवाब ना हो। ये चीजें ठीक है, पता होनी चाहिए, अवेयरनेस के लिए अच्छा है, बस रास्ते में मत उतर जाओ, लेकिन गलती मत कर देना, क्योंकि इनके एंड सबको ही पता है कौन कहाँ कितने देर टिक गया। और भाई ये भी तो देखो ना, अवेयर रहो। इन्होंने जब ये स्कैम किया उस टाइम ये चीजें लूप होल थी। अब जब ये लोग पकड़े गए, तुमको क्या लग रहा है आज भी लूप होल होगी?
इस पे एक अच्छा खासा लॉ है, तुम करने की कोशिश करो। जब वो जाएगा ना तुम्हारे पिछवाड़े में पुलिस का डंडा, तुम नापना अपने अंदर। अब तो कब की बनी हुई है, कितने पुरानी है जो अब सीरीज में दिखा रही है चीजें। 2003, 1992, 20 साल हो गए इसको तेलगी वाले को। तब भी अब पब्लिक पागल नहीं है, ना सरकार इतनी पागल है। और ये स्कैम तो कुछ भी नहीं है। कितने हुए हैं असली अगर पता लग गया ना लोगों को, पर खच्चे उड़ जाएंगे। फिर उसके बाद मेरे हिसाब से ना कोई भी लीडरों को गाली नहीं देगा कि इन लोगों ने काम नहीं किया या उन लोगों ने काम नहीं किया। भाई उनकी जगह पे बैठो, अगर तुम्हारी बाईपास सर्जरी ना हो गई ना तो मेरा नाम बदल देना। चोर हर कोई है, अच्छा आदमी हर कोई है, लेकिन मैं मानता हूँ कि भाई जनता चोर है। 500 रुपए में वोट कौन देता है यार? कोई लीडर को देखा कभी कि आप मेरे को 500 रुपए तो मैं वोट दे दूंगा आपको? जनता को देखा है। ये मंत्री जो है ना भाई, ये गेम खेल रहे हैं और ये बहुत समझदार लोग हैं। ये तूने कभी देखा कि अच्छे खासे साउथ दिल्ली में आके किसी मंत्री ने शराब बांटी? हमेशा गरीब एरिया में जाके बांटी है ना, क्योंकि गरीब लोग ज्यादा है और उनको पता है कि क्योंकि इनके पास एजुकेशन नहीं है ना, ये लोग बिक जाएंगे। तो अगर वो लोग गेम खेल रहे हैं, तुम अपनी साइड से क्यों वीक हो? तुम पढ़े लिखे ही नहीं हो ना, अवेयर तो हो। तुमको ये तो पता है ना कि अगर ये अच्छे खासे पोजीशन अटेन करने वाला आदमी अगर हमारे पास हमारी झोपड़ी के अंदर आ रहा है तो इसमें इसका फायदा है, तुम्हारा नहीं है। और अगर एक पौवा लेके तुम उसको वोट कर रहे हो ना, तो वो 5 साल आ रहा है तुम्हारी बजाने अब, फिर बैठना धरने पे। जनता को सुधरने की जरूरत है और इसी वजह से ये आइडिया भी था मेरे दिमाग में कि इस लेवल पे एक मैं वीडियो बनाऊं और आगे मैं शूट करूंगा इस लेवल पे, कि इस चीज को मैं थोड़ा सा अच्छे से समझ पाऊं और समझा भी पाऊं। अभी मैं इसीलिए बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजरेट नहीं कर रहा, क्योंकि 100% नॉलेज तो कोई अटेन नहीं कर सकता, वो तो सिस्टम में बैठे लोग नहीं कर पा रहे। लेकिन हम जितना अपने लेवल से कर सकते हैं एक लेमैन के तरीके से, सिटीजन की तरीके से, बस उतना कर लें। तो मेरे को लग रहा है शायद अभी कमी आ रही है, लेकिन मैं जल्दी काम करूंगा उस पर। एट द एंड जो भी डिस्कशन हुआ उसका मेन रिजल्ट क्या है? पैसे के ऊपर है सब कुछ। जितने भी स्कैम हो रहे हैं, जितने भी पॉलिटिक्स बाजी चल रही है कहीं भी, सब कुछ पैसे के ऊपर है। फंड्स एक्वायर कर ले हम जितना भी खींच सकते हैं। हर्षद मेहता है, अगर आप उसका थोड़ा डीपली सोचो, पहले उसकी गरीबी थी, क्यों इतना बड़ा स्कैम किया? लूपहोल मिला, फायदा तो हर कोई उठाएगा। मैं वही तो कहता हूँ, अपने आप को उस बंदे की जगह रख के देख लो। अगर फिर तुम बोल रहे हो कि नहीं हम नहीं उठाते, तो बहुत बड़े झूठे हो तुम। उठाता हर कोई उठाता है यार। ये सामने वाले को दिखाने के लिए लोग कह देते हैं कि भाई हम तो इतने अच्छे हैं, हम तो नहीं उठाते। सरकार को लूपहोल जाके बता देते हैं तुम्हारे में ये कमी है, कोई फायदा हो ना तुम। तो सिंपल सी बात है, हर चीज यार, तुम्हारे मम्मी पापा जो भी हैं क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, चाहे कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है चाहे बिजनेस है, कि पैसा है। नॉर्मली तो यहाँ ज्ञान या फिर अच्छे संस्कारों से घर नहीं चलते। सही बात है, मेन तो पैसा ही चाहिए। इस लेवल पे एक मैंने पॉडकास्ट देखी थी, वो फेमस भी हुई थी, किंग की, जो रैपर है। उसने ये बोला था कि जो रफ्तार है, उसने उसको बोला था कि भाई जब तेरी मदर बीमार होगी ना और तू हॉस्पिटल जाएगा, तो तू ये नहीं बोलेगा कि आप प्लीज मेरी मम्मी का इलाज कर दो, मैं आपको रैप सुना देता हूँ। मैं इंडिया का एक रेनोन्ड रैपर हूँ, आप प्लीज रैप सुन लो। उसके लिए नोट लगते हैं, तो नोट बहुत जरूरी है भाई। भाई जो चीजें समझ आ रही है लोगों को, हर किसी को नहीं आती। अब किंग ने ये बात खुले में बोल दी क्योंकि उसे ये चीज समझ आ चुकी है। कई लोगों को पता भी है, लेकिन तब भी वो ऐसा एक्ट करते हैं कि ये नहीं हो सकता सच। पैसे से तो बहुत बाहर है जिंदगी। एक काम करो, फिर जो ये रिक्शे वाले मेट्रो स्टेशन वगैरह के पास सो रहे हैं ना, इनके पास ही इनके कंबल में सो। सही बात है, तो हमें पता चल जाएगा। और ये कई लोग ये भी कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इनके बारे में सोचो ना, जिनके हाथ कट गए या फिर जो रिक्शे चला रहे हैं पूरे पूरे दिन, या जो भी मजदूरी कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। एक तो कहावतों ने मार ली पब्लिक आदि। बेसिकली है जो हमने एजुकेशन अटेन की है, टेक्निकली हमने सिर्फ डिग्री अटेन की है, कोई एजुकेशन अटेन नहीं की है, ठीक है। लेकिन
अपने जो हम फेलियर्स होते हैं ना हमारी जिंदगी के, हम उनको पूरा करने के लिए, अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए हम कहावतों का इस्तेमाल करते हैं। हमारी नौकरी नहीं लगी, हम सोचते हैं भाई कुछ अच्छा होगा इसमें भी। अबे कुछ अच्छा नहीं है, तेरे पास तेरे घर कल का खाने का तेरा जुगाड़ नहीं, क्या अच्छा है इसमें? ये तेरे लिए एक साइन है कि और मेहनत कर, ना कि कुछ अच्छा होगा, भगवान ने कुछ अच्छा सोचा होगा। वेला है भगवान तेरे लिए, ऐसे ही अच्छा सोच सोच के रिक्शे वाले बन गए। हाँ। अबे देख, प्रोफेशन कोई बुरा नहीं है भाई, मैं तो रिक्शा वालों की, इन ऐसे लोगों से तो बहुत इज्जत करता हूँ जो एमएनसी में जाके अपनी अपॉर्चुनिटी और अपनी मतलब कैलिबर को बढ़ा नहीं सकते और बोलते हैं कि भगवान ने हमारे लिए शायद यही सोचा, अच्छा सोचा होगा। इनसे मैं बहुत अच्छा मानता हूँ जो लेबर क्लास है, कम से कम भाई वो फाइट मार के लिविंग तो अटेन कर रही है। ये लोग फाइट थोड़ी मार रहे हैं। इस चीज में बहुत ऊपर है इनसे वो। लेकिन यार एक तो ना थोड़ा बुरा सा लगता है, एक तो बेचारा उन्हें नॉलेज नहीं है किसी के ऊपर, किसी भी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, कोई भी पागल बना देगा। इनोसेंट है भाई वो, इनोसेंट है। अब ज्यादातर गरीबी में यही आ रहे हैं लोग। इनके पास जाएगा कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला, अब चाहे हम यहाँ अपना देख लें ईस्ट दिल्ली, ज्यादातर यहाँ कम से कम 70-75% अगर टोटल देखा जाए तो यहाँ वही है बिलो पॉवर्टी लाइन वाले। इनके पास ही तो जाएगी पॉलिटिकल पार्टी वोट उठाने को, फ्री की बिजली ले लो, और इन ये इस हालत में बेचारे पे नहीं कर सकते। हाँ, वोट तो देंगे ही फिर ये इन्हें, लेकिन कुछ जानकारी नहीं है कि हम वोट जिसे डाल रहे हैं वो अगले 5-6 साल जो भी आने वाला है पावर में क्या हालत करेगा वो आगे। और बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है मेरे हिसाब से। अब तू देख, तूने बोला कि 70-75% मतलब यहाँ के लोग गरीब हैं। कैसे? वो इस वजह से क्योंकि हम ये तो देख रहे हैं कि जो उनका अर्निंग मेंबर है वो बहुत अच्छा कमा रहा है, 50,000 रुपए सैलरी है। हमने बहुत सुना है कि भाई मेरे पापा की 50,000 रुपए सैलरी है अपने आसपास यार दोस्तों से, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि भाई मेरे घर में 15 लोग हैं। क्या वो 50,000 इनफ है 15 लोगों के लिए? आप 50,000 को अगर डिवाइड करोगे ना 15 से तो एक बहुत छोटी अमाउंट निकल के आती है पर हेड। क्या वो महीने भर आपके जिंदा रहने के लिए काफी है? क्या पता आपको उसके लिए एक अच्छी खासी अमाउंट चाहिए हो। मेरे हिसाब से अगर आपको एक बेसिक लिविंग अटेन करनी है ना, आपका महीने का खर्चा होगा 5,000 रुपए। एक बेसिक लिविंग जिसमें आप सिर्फ खाना पीना रहना, मतलब पानी बिजली ये सब कर रहे हो। 5,000 में तो 15 लोगों को भी नहीं होगा भाई बेसिक। 5,000 एक बंदे का, हाँ ठीक है, कह सकते हैं महीने। तो अगर हम उस 5,000 को 15 से मल्टीप्लाई करें 75,000 बनती है। तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए उस फैमिली को जो 50,000 कमा रही है उसको 75,000 रुपए कमाने चाहिए, तब जाके वो जिंदा रह पाएंगे। लेकिन इस टाइम भी उनकी हालत ये नहीं कि अगर उनके घर में कोई एक बंदा बीमार पड़ गया तो उसकी दवाइयों का खर्चा उठा पाए। वो तब हो सकता है जब 25,000 रुपए और बढ़े, तब आप मेडिकल अटेंशन दे सकते हो। इसको बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज कहते हैं जो लोगों पे नहीं है। एमबीए करने के बावजूद भी नहीं है, दैट्स द सैड पार्ट। एमबीए कर ली बिकॉज आपका पैकेज अच्छा है, हो आप आज भी टट्टू ही। मेरे रिलेटिव्स में ही है जिसने एमबीए कर ली, ठीक है, एंड उनकी वाइफ मतलब शी इज अ ग्रेजुएट और वो उससे ज्यादा कमा रही है। क्या किया टट्टू तूने अपनी जिंदगी में? ऐसे ही भूखे एमबीए मत ही करता, इससे बढ़िया तो दिमाग की बढ़ा देता थोड़ा अपना। और ऐसे बहुत है। ये तो मैं अपने नोन में बता रहा हूँ जिनको मैंने देखा है। मतलब ये इतना तुच्छ सी बात है, मतलब मेरे को हंसी भी नहीं आई इस बात पे कि यार तुमने अपनी लाइफ, अपनी जवानी के 2-3 साल तुमने बर्बाद कर दिए। तुम्हारे अंदर इतनी यूथफुलनेस थी ना, तुम कुछ एक अच्छा फाउंडेशन बिल्ड कर सकते थे जो आने वाले 10 साल में शायद तुमको फ्री कर देती। लेकिन तुमको सिर्फ ये था कि 50,000 से 70 मिल जाए बस, और सपने देख रहे तुम फरारी के। अगर हम हर चीज पे ध्यान दें, जो भी चीज हो रही है, चेंज तो देखो कर नहीं सकते, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आए कि हाँ भाई हर चीज जानते हो क्या ठीक है और क्या गलत है। अब न्यूज़पेपर की देखो या न्यूज की देखो, जो नॉर्मली टीवी पे बैठे रहते हैं ना, बटन दबाते रहते हैं आज का क्या समाचार है, सुन लेंगे। और सुनाई भी जो आ रही है चीजें वो एडिट है पूरी, एडिटेड है। साफ सुथरी बात तो बिल्कुल जो ओरिजिनल है वो पहुंचती नहीं है किसी के पास।
तो इस पे एक बात है, मेरी एक फ्रेंड है, वो जर्नलिस्ट है, उसने बताया था कि जब इंटरव्यूज होते हैं ना टीवी पे, ऐसा लगता है कि वो लोग मतलब जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहली बात तो वो लोग भी चैनल के खुद के होते हैं, जिनको बड़े नॉर्मल से कपड़े पहना के बैठा दिया जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत केसेस में अगर जनता के बंदे आ भी गए तो उनको बोलने तभी देते हैं जब उनको एक रिस्पेक्टिव क्वेश्चन देते हैं कि आप यही बोलोगे, इसके अलावा की सांस लेने की व्यवस्था नहीं आनी चाहिए माइक पे। एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। मीडिया वो डेमोक्रेसी का चौथा पिलर नहीं है जो शुरुआत में था। अब ये सब एंटरटेनमेंट बिजनेस है। अब सबको यही देखना है सीमा हैदर का क्या हुआ, कौन सी एक्ट्रेस कौन किस टाइम जिम गई, कौन सा एक्टर एक्ट्रेस का अफेयर चल रहा है, सबको भी यही देखना है। ये एंटरटेनमेंट बिजनेस है। ये चीज तो आप तभी समझ सकते हो कि म्यांमार का जो भी केस हुआ था, हाँ, उससे ज्यादा सीमा हैदर चल रही थी। तो इससे थोड़ा अंदाजा लगा लो, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो तो छिड़ी नहीं रही है। सही बात, फालतू की बात ज्यादा और कितना क्रिटिकल केस था वो। जिन्हें पता है, जिन्हें समझ आ रही है, उनमें थोड़ी अकल है, नहीं तो बाकी तो एक सिंपल सी बात है भाई, जो आंखों देखा अंधा होता है ना, आप उसको जबरदस्ती कुछ नहीं दिखा सकते। अब ये जो लोग कहावतें बोलते हैं ना कि आंखों देखे मक्खी नहीं निगली जाती, जब जो बंदा देखने से ही मना कर रहा है, जिसको निगलनी है मक्खी, आप उसको रोक भी नहीं सकते।